तो भाई आज सुनते हैं कहानी का भाग 9। रानी कनकप्रिया के उस गुप्त कक्ष में जहां दो नकाब वाली रहस्यमय औरतें गले मिलकर सम्राट जिंगफू की जय बोल रही थी, वहीं इस भानगढ़ से कोसों दूर एक वीरान कब्रिस्तान के बीचों बीच एक कुटिया में काली शक्तियों के सम्राट जिंगफू अपनी शक्तियों को आजमा रहा था। रानी कनकप्रिया को ये नहीं मालूम था कि उस गुप्त कक्ष में उन दोनों के अलावा भी कोई उन पे नजर रखे हुए था। उस गुप्त कक्ष की छत के एक कोने में एक मकड़ी अचानक तेजी से कोने से निकलकर रोशनदान की तरफ बढ़ने लगी। वो नकाब वाली औरत अब भी रानी कनकप्रिया को गले लगाए हुए थी, लेकिन उस नकाब वाली औरत की नजरें उस मकड़ी पे टिकी हुई थी। थोड़ी ही देर में वो मकड़ी उस रोशनदान से बाहर निकलकर एक उल्लू का रूप धारण कर लेती है। वो मकड़ी उल्लू का रूप लेकर तुरंत ही वहां से उड़ गया। जैसे ही वो उल्लू वहां से उड़ा, वैसे ही उस नकाब वाली औरत ने रानी कनकप्रिया को अपने से अलग करने लगी। चेहरे पे नकाब लगाई हुई रानी कनकप्रिया को ये बात पूरी तरह से समझ में आ रही थी कि जो नकाब वाली औरत उसे गले लगाई हुई है वो काली शक्तियों के सम्राट जिंगफू के द्वारा भेजा गया फिर कोई मायावी है। इधर वो नकाब वाली रहस्यमय औरत उस नकाब पहने रानी कनकप्रिया को ये समझा रही थी कि वो उसकी दीदी है जो जंगल के उस कुटिया से राजा भानसिंह के साथ आई है और जिसे काली शक्तियों के सम्राट जिंगफू ने भेजा है। रानी कनकप्रिया काफी चालाकी से उस नकाब वाली रहस्यमय औरत के आगे अपने आप को पेश कर रही थी। नकाब लगाए रानी कनकप्रिया ने उस नकाब वाली औरत से कहा, काली शक्तियों के सम्राट जिंगफू की जय हो। रानी कनकप्रिया और भानगढ़ के राजपुरोहित को मैंने इस भानगढ़ से गायब कर दिया है। अब मेरे रास्ते में एक सेनापति संबल सिंह और भानगढ़ का राजा भान सिंह बस बचा हुआ है और उसे भी आज इस अमावस्या की रात को ही ठिकाने लगाने का मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। रानी कनकप्रिया की बातें सुनकर वो नकाब वाली रहस्यमय औरत बहुत खुश हुई। बस दीदी ये काम सही तरीके से हो जाए, उसके बाद हम दोनों बहनें भी इस तिलस्मी नकाब से मुक्त हो जाएंगी। दीदी आज अमावस्या की रात हम दोनों की जिंदगी की आखिरी रात होगी। अगर हम लोग इस काम में सफल ना हुए तो हर हाल में आज रात को ये काम खत्म करना ही पड़ेगा। उस नकाब वाली औरत की बात सुनकर अब रानी कनकप्रिया का दिल घबराने लगा। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो नकाब वाली रहस्यमय औरत क्या बोल रही थी। रानी कनकप्रिया का दिल अब बड़ी दुविधा में फंस चुका था। वो खुलकर इस बारे में उस नकाब वाली रहस्यमय औरत से इस बारे में कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। रानी कनकप्रिया ने वहां के इस माहौल को संभालते हुए कहा, सब सही होगा, मैं हूं ना, इस तिलस्मी नकाब से जरूर हमें मुक्ति मिलेगी। अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे रानी कनकप्रिया के बोल से करुणा बरस रही हो। रानी कनकप्रिया की बातें सुनकर वो नकाब वाली औरत पूरी तरह से उन पे विश्वास करने लगी थी। उधर कब्रिस्तान के बीचों बीच काली शक्तियों के सम्राट जिंगफू ने अपने चारों ओर एक अदृश्य घेरा बनाकर आज अमावस्या रात की विशेष तैयारी में लगा हुआ था। उसके सामने एक हवन कुंड और बगल में एक नर कंकाल की खोपड़ी रखी हुई थी। काली शक्तियों के सम्राट जिंगफू अपने आसन पे बैठकर आंखें बंद करके मंत्र का जाप कर रहा था कि अचानक एक उल्लू उड़ता हुआ उस कुटिया में आ पहुंचा। वो उल्लू काली शक्तियों के सम्राट जिंगफू के द्वारा बनाए गए अदृश्य घेरे को पार न कर सका। वो उल्लू उसी घेरे के बाहर चारों तरफ उड़ने लगा। करीब 7 चक्कर लगाने के बाद वो उल्लू किसी आदमी का रूप लेकर वहां खड़ा हो गया। काली शक्तियों के सम्राट जिंगफू अब भी अपनी आंखें बंद किए हुए मंत्रोच्चारण कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद काली शक्तियों के सम्राट जिंगफू ने
अपनी आंखें खोली। वो शख्स जैसे ही सम्राट जिंगफू को अपनी आंखें खोलते हुए देखा, उसने तुरंत ही आवाज लगाई, काली शक्तियों के सम्राट जिंगफू की जय हो, जय हो। क्या खबर लाए हो मसान? सम्राट जिंगफू ने उसे देखकर उससे पूछा। सम्राट भानगढ़ में दोनों जुड़वा बहनें तिलस्मी नकाब लगाए हुए आपस में मिल चुकी हैं और उनमें जो बड़ी बहन है एक दिन पहले राजा भान सिंह के साथ जंगल से भेजी गई थी। उसने अब तक भानगढ़ की रानी कनक प्रिया और राजपुरोहित को ठिकाने भी लगा दिया है और उम्मीद है कि आज रात वो दोनों मिलकर भानगढ़ के सेनापति और राजा भान सिंह को भी ठिकाने लगा देंगी। इतना सुनते ही काली शक्तियों के सम्राट जिंगफू जोर जोर से हंसने लगा। बहुत खूब मसान, बहुत खूब। अब तुम कुछ घंटे आराम कर लो। ये बोलकर काली शक्तियों के सम्राट ने उस मसान के ऊपर अपने हाथों में कुछ लेकर उसके ऊपर छींटे दिए। अचानक से वो मसान वहां से गायब हो गया और काली शक्तियों के सम्राट के बगल में रखी हुई कंकाल खोपड़ी अपने स्थान से हल्की हल्की हिलने डुलने लगी। कंकाल खोपड़ी को हिलते हुए देखकर सम्राट जिंगफू ने अपना दाहिना हाथ उसके ऊपर रख दिया। सम्राट जिंगफू का हाथ उस कंकाल खोपड़ी पर पड़ते ही वो कंकाल खोपड़ी पुनः शांत होकर अपनी जगह पर स्थिर हो गई। उधर रानी कनक प्रिया के कक्ष के उस गुप्त कमरे में रानी कनक प्रिया ने एक बार फिर उस नकाब वाली औरत के कानों में कुछ बात कही और उसके बाद वो तुरंत ही उस गुप्त कमरे से बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही वो नकाब वाली औरत तुरंत ही रानी कनक प्रिया के पहने हुए शाही वस्त्र और आभूषणों को खोलने लगी। रानी कनक प्रिया उस गुप्त कमरे से बाहर निकलते ही उस गुप्त कमरे का दरवाजा बाहर से सटा दिया। बाहर कुछ ही कदम चली थी कि अचानक से उसकी नजर फर्श पे पड़ी हुई एक चाबी पे गई। वो तेजी से अपने कदम उस चाबी की तरफ बढ़ाने लगी। नीचे झुककर उसने चाबी को उठाया। ये उसी शाही मेहमान खाने की कक्ष की चाबी थी। शाही मेहमान खाने की कक्ष की चाबी को पाकर रानी कनक प्रिया की खुशी का अब ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत ही वो चाबी अपने अंदर छिपा ली। थोड़ी देर बाद जब उस गुप्त कक्ष का दरवाजा वो नकाब वाली रहस्यमयी औरत ने खोला, उसे दरवाजा खोलते देखकर रानी कनक प्रिया तुरंत ही उस गुप्त कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। उसे गुप्त कमरे में वो नकाब वाली रहस्यमयी औरत पुनः अपने कपड़ों में आ चुकी थी। रानी कनक प्रिया ने उसे थोड़ी देर के लिए उस गुप्त कक्ष से बाहर जाने को कहा। रानी कनक प्रिया की बात सुनकर वो नकाब वाली रहस्यमयी औरत उस गुप्त कक्ष से बाहर चली गई। रानी कनक प्रिया उसके उस कक्ष से बाहर जाते ही वो अपने शाही वस्त्र और आभूषणों को पहनने लगी।